हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के अवैध अतिक्रमण को ढहाने के अगले दिन बुधवार को भी पुलिस प्रशासन ने निगम के साथ मिलकर गुंडों के अतिक्रमण तोड़ो अभियान को चालू रखा। इसी कड़ी में दूसरे हिस्ट्री शीटर बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया। टीम ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से रानीपुरा इलाके में 2 मंजिला मकान समेत 3 दुकानों को गिरा दिया। बताया जा रहा है कि रानीपुरा इलाके में ये मकान दुकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। साजिद चंदनवाला एनएसए, जिला बदर जैसी कई धाराओं में जेल भी जा चुका है। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। इंदौर में अवैध निर्माण पर तीसरे दिन लगातार कार्रवाई जारी रही। इससे पहले कंप्यूटर बाबा और उनके समर्थक रमेश तोमर के यहां पर भी बुलडोजर चलाया गया। चंदनवाला के निर्माण को गिराने के लिए सुबह से ही करीब नगर निगम के 100 कर्मचारी लगे हुए थे। इसके अलावा 50 पुलिस जवान भी सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद थे। इसके अलावा चंदन नगर में ही ये गुंडे के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। एमवाई अस्पताल से बच्चा चोरी मामले में सख्ती करते हुए मंगलवार को एक जांच समिति गठित की गई। एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर के अरोरा की अध्यक्षता में डॉक्टर वीएस पाल, नर्सिंग अधीक्षक जोसेफ की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। मामले में सिक्योरिटी कंपनी इंचार्ज अतुल मराठे और ड्यूटी नर्स अंजलि जोसेफ को नोटिस दिया गया है, जिन्हें 2 दिन में इन्हें जवाब देना होगा। आपको बता दें कि 6 नवंबर को अस्पताल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके दूसरे दिन एक युवती सफेद रंग के कपड़े पहने हुए नर्स के रूप में वार्ड में आई और यहाँ कुछ महिलाओं के पास पहुँची। नर्स ने पीड़ित परिवार से पूछा कि लड़का है या लड़की है। परिवार के बताने पर कि लड़का हुआ है। उसके तत्काल बाद उस कथित नर्स ने बच्चे को चेकअप के नाम से नीचे ले गई और फिर उसके बाद नहीं लौटी, जिसके बाद सीसीटीवी में 2 महिलाओं को बच्चे को अस्पताल से ले जाते हुए भी देखा गया। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि चोर थाने के पास भी चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। इंदरगंज थाना क्षेत्र के परिकल्प कॉम्प्लेक्स में भी बीती देर रात चोरों ने हमला बोल दिया। चोरों ने 9 दुकानों के ताले तोड़कर 50,000 से ज्यादा की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला। चोरों की ये पूरी हरकत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी इंदरगंज पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। टीकमगढ़ में अचानक से थैला फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में दमकल विभाग को फोन किया। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकलों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका कोई भी स्पष्ट कारण नहीं पता चला है। घटना देवकी नगर कॉलोनी की है। आग का पता उस वक्त लगा जब डिस्पोजल थैली बनाने वाली फैक्ट्री में सुबह सुबह अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। जैसे ही आसपास के लोगों ने आग की लपटों को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ऐसा ही एक मामला भिंड में सामने आया है। भिंड शहर के बीचों बीच स्थित गौरी तालाब में 2 दिन पहले एक अनियंत्रित कार तालाब में गिर गई थी, जिसके बाद तालाब के किनारे ही रहने वाले एक वकील महेश मिश्रा ने अपनी जान पर खेलकर कार चालक की जान बचाई। कार सवार की जान बचाते हुए एक शख्स का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह वकील अपनी जान की बाजी लड़ाते हुए उस कार सवार की जान बचा रहा है। वकील के इस जज्बे को देखकर हर कोई सलाम कर रहा है। साथ ही कार चालक युवक के पिता उसे धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। वकील बाबू ऐसे कारनामे पहले भी कर चुके हैं। जबलपुर के हनुमानताल थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने हथियारों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को तलवार के साथ उत्पात मचाने की सूचना के बाद गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ में पता चला कि वो हथियारों की फैक्ट्री चलाता है। लोहे की तलवार को लेकर के आतंक मचा रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोककर इनका नाम पूछा तब इन्होंने भागने का प्रयास किया। इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और फिर इनके कब्जे से धारदार तलवार एवं बका और इनको बनाने की जो भी
अवैध सामग्री है वो जब्त की गई। इनके घर से 5 नग तलवार, 6 नग लोहे का बका, 1 फरसा, 1 हथौड़ा, 1 कुल्हाड़ी, 1 एयर गन, 3 गुलेल, हथियार बनाने का औजार, 2 ड्रिल मशीन एवं और जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है ये मिली है। आरोपी अपनी फैक्ट्री में तरह तरह के हथियार बनाता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है कि आखिर आरोपी ने अब तक कहां-कहां हथियारों की सप्लाई की है। वहीं आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। देवास में कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर बदमाशों को सबक सिखाने के लिए आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की। पुलिस का कहना है कि आरोपी देसी विदेशी शराब की फोन पर होम डिलीवरी कर रहे थे। पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग फोन पर अवैध तरीके से शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घात लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। अभी और कितने लोग इस काम में लगे हैं? पुलिस को ये शंका है कि शहर में अभी और भी कई लोग इस तरह के धंधे में जुटे हैं, जिसकी पड़ताल लगातार जारी है। एक तरफ पूरे देश में जहां प्याज के दाम उछाल मार रहे हैं, वहीं मंदसौर में प्याज उत्पादक किसानों को प्याज की पूरी कीमत नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें बाजार में जो रिटेल भाव चल रहे हैं, उसके मुकाबले भी दाम कम मिल रहे हैं। दरअसल मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज की बम्पर आवक हो रही है। प्रतिदिन 17,000 बोरी प्याज की आवक हो रही है। यहाँ पर प्याज के भाव अधिकतम 45 रुपए किलो और न्यूनतम 15 रुपए किलो है। इस भाव से हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन वहाँ तो अच्छा प्याज बिक रहा है। वैसी क्वालिटी हमारे प्याज की भी है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस करके यहाँ पर भी बिकना चाहिए। वैसा वहाँ जैसे 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो यहाँ तो 60 या 62 तो बिकना ही चाहिए ना। ये 40-45 तक बिक रहा है प्याज अच्छा से अच्छा, और बाकी 30-32 मीडियम बिक रहा है। बाकी अच्छा दाम मिलना चाहिए, यहाँ पर किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए, पर यहाँ मंदसौर मंडी में ऐसा नहीं हो रहा है। लागत ये अभी फिलहाल 4,041 रुपये ऊपर में बिक रहा है। 4200 रुपये तक भी बिका है एक आधा ढेर। बाकी ऑल इंडिया में जा रहा है, इंडिया के अंदर ही जा रहा है। मतलब आगे क्या डिमांड है? अभी डिमांड है, चल रहा है, अभी 1 महीना तो चलेगा ये रेट। अच्छा, हाँ। आवक कितनी हो रही लगभग? आवक 15-17 हज़ार कट्टे की आ रही। अच्छा, एवरेज भाव क्या अभी बढ़ने की उम्मीद है या अभी नहीं? अभी फिलहाल यही भाव चलेगा एक आध महीने तो, और इसके बाद जब तक नासिक की फसल नहीं आती, 1 महीने बाद फसल आती है नासिक की, जब जाके डाउन होगा बाजार। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया प्याज पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा है। बावजूद इसके किसानों का कहना है कि हमें उतना दाम नहीं मिल रहा जितनी प्याज की चर्चा है। कांकेर में गांव के लोगों को सरकारी राशन लेने के लिए एक दिन पहले ही घर से निकलना पड़ता है। दरअसल जिले के बेटिया ग्राम पंचायत में संचालित सरकारी दुकान इतनी दूर है कि लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये दुकान कहने के लिए कांकेर जिले में है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह दुकान नारायणपुर जिले के कोंगे पांगुर में पड़ती है। इसीलिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस गांव तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। लिहाजा लोग पैदल ही कई नदी नाले पार कर यहां पर सरकारी राशन लेने पहुंचते हैं। बताया ये जा रहा है कि लोग राशन लेने एक दिन पहले ही घर से निकलते हैं और एक दिन जंगल में बिताकर दूसरे दिन राशन दुकान पर पहुंचकर राशन लेकर रवाना होते हैं। नारायणपुर जिला और वर्षा ब्लॉक का एक सोसाइटी है। क्या आवागमन की सुविधा ना होने के कारण नदी नालों की वजह से इस यहाँ पर वितरण किया जाता है, और 4 महीने का चावल जो पूरा स्टॉक था वो पूरा वहीं हम लोग वितरण करते हैं गांव में। जी जी। और अभी 2 महीने का यहाँ खाली हुआ था, और इसमें हम लोग लगभग गुड़ भी वितरण कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, चना भी वितरण कर रहे हैं, और चावल 35 किलो। बांगो घुड़िया राशन लेने गया था मैं। तो यहाँ पे हम लोग नदी में बहुत मुश्किल जाता है। क्या क्या मिलता है? चावल, शक्कर, मिर्ची तेल। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को वितरित होने वाले राशन का रखरखाव का हाल क्या है। गोदाम में सभी चावल की बोरियां फटी हुई हैं, जमीन में चावल बिखरा पड़ा है, उसी चावल के ऊपर से लोग आना जाना कर रहे हैं और फिर दोबारा उसी चावल को बोरी में भरकर लोगों को बांटा जा रहा है। बेमेतरा में दीपावली के बाद यदुवंशियों का मातर और मड़ई मेले का आयोजन हो रहा है।
मेले में ग्रामीण अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन में लोगों की हौसला अफजाई के लिए जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण अलग अलग तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली के बाद जिले के लगभग हर गांव में मड़ई मेला और यदुवंशी माता मेले की धूम रहती है। इसमें खास तौर पर यदुवंशी समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेले में कई गांव के लोग शामिल होते हैं, जहां तरह तरह की कला का प्रदर्शन किया जाता है। मेले में शामिल होने वाले लोगों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाता है। उपचुनाव में मिली सफलता के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ पत्नी और बेटे भी मौजूद थे। दर्शन के बाद साधना सिंह ने सीएम शिवराज के माथे पर विजय तिलक भी लगाया। वहीं दर्शन के बाद साधना सिंह चूड़ियां खरीदती हुई भी दिखी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की भगवान वेंकटेश से प्रार्थना की है। भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, सौभाग्य मिला, मन ऊर्जा से भर गया और उनके चरणों में यही प्रार्थना की, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। जनता के सबके सहयोग से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी बुद्धि और विवेक दें जिससे हम अपनी जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, आगे बढ़ सके। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे की वजह से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उनकी सरकार की स्थिरता खाली हुई विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने पर निर्भर कर रही थी। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आए थे और जीत की मन्नत मांगकर गए थे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने के फैसले के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। शिवराज सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने बुधवार को ट्वीट कर दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग, वन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आयोजित की जाएगी। होशंगाबाद के आरटीओ कार्यालय में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से एक समुदाय विशेष के 17 लोगों ने फर्जी लाइसेंस नवीनीकरण करने की कोशिश की। दस्तावेज जांच के दौरान ये मामला पकड़ा गया। आरटीओ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसकी जानकारी पुलिस को देकर 17 लोगों पर धारा 420 का मामला दर्ज करवाया है। मामला उजागर होने के बाद आरटीओ कार्यालय में हड़कंप मचा है। आरोपियों को जारी किए गए पुराने लाइसेंस बनाने वाले सभी संबंधित आरटीओ कार्यालय से इनकी जानकारी ली गई है, जिसमें सभी लाइसेंस फर्जी पाए गए। मंगलवार को पुलिस टीम ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। फर्जी लाइसेंस रिन्यू करने के पीछे क्या कारण है, ये एक गंभीर सवाल बन गया। ये मामले भिंड, देवास, सिवनी, सीहोर जिले के निवासी एक समुदाय विशेष के हैं। लाइसेंस पर सिग्नेचर करने के लिए फाइल जब आरटीओ के पास पहुंची तो आरटीओ मनोज तेनगुरिया को संदेह हुआ। जब आरटीओ ने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड देखा तो इस नाम से कोई लाइसेंस ही नहीं मिला। मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में 3 दिन बाद तेज ठंड शुरू होने की बात कही जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन में प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू होगी। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हुई बर्फबारी का असर 20 नवंबर से पड़ेगा। भोपाल, मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर, चंबल इलाकों के शहरों में रात के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी का सितम शुरू हो जाएगा, लिहाजा लोगों को ठंड के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।
सतना जिले में अचानक मौसम ने करवट ली। सुबह से घने बादल छाए और धुंध छा गई। कुछ ही देर में रिमझिम बरसात शुरू हो गई, जो सुबह से रुक रुक कर जारी है। तहसीलों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और कोहरे जैसे हालात हैं, जिसके चलते विजिबिलिटी कम है। बेमौसम बारिश से किसानों को धान की फसल के नुकसान की चिंता सता रही है। जिले के सैकड़ों किसानों की समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए खलिहान में रखी धान की फसल भीग चुकी है, जिससे भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बारिश से रबी की फसल को फायदा होगा, वहीं जिले में अचानक पारा लुढ़कने से ठंड भी बढ़ गई है। सीधी में दो यात्री बसों की आमने सामने भिड़ंत तो हो गई। हादसे में दोनों यात्री बसों के 12 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। घटना मड़वास मझौली मुख्य सड़क मार्ग की है। बस सीधी से व्यवहारी होते हुए शहडोल जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। बस जैसे ही रामपुर गांव पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार बस से भिड़ गई। हालांकि एक बस के ड्राइवर ने हालात को देखते हुए गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन सामने से आ रही बस का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम साफ होने के बाद कई अहम रास्तों को खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी नहीं थमी। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फ की मोटी चादर जमी दिखी, जिसे देखने के लिए खास तौर पर सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दिखा। चिनार के पेड़ों से लेकर होटल और घरों की छतों तक सब कुछ सफेद रंग का दिखने लगा। हल्की धूप खिलने के बाद नजारा और भी खूबसूरत हो गया। एक्चुअली इट इज हेवन, और विंटर्स में गुलमर्ग ज्यादा अच्छा लगता है। सीजन की ये पहली बर्फबारी टूरिज्म के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है। दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, और जब यहाँ पे बर्फबारी के बाद धूप निकलती है तो उसके बाद ये भरपूर नजारे दिखते हैं। हालांकि धूप खिलने के बाद मैदानी इलाकों में हालात कुछ बेहतर हो गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आंशिक रूप से खोल दिया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल पूरा दिन बंद रहा था, आज हालांकि पार्शियली तौर पर खोला गया है। हालांकि पूरी तरह रास्ते खुलने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि राजौरी समेत कई जगहों पर अभी तक बर्फ मुसीबत बनी हुई है, जिसे हटाने का काम जोरों पर है। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहां चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद से ही राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस इन प्रदर्शनों को ताकत के जोर पर कुचलने में जुटी। और उसका यही रूप एक बार फिर राजधानी मिन्स्क में दिखाई दिया, जहां पुलिस ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। यही नहीं, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए खास तरह के बम का भी इस्तेमाल किया। सड़क के जिस हिस्से में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, वहां अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां भी नहीं छोड़ा। भाग रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में आए ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। वहां 2 हफ्तों के भीतर आने वाला ये दूसरा बड़ा तूफान है, जिसने निकारागुआ को दोहरी मुसीबत में डाल दिया। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलने वाली हवाओं ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। तूफान की चपेट में आकर कई इमारतों की छतें उड़ गईं। आयोटा नाम के इस तूफान का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। वहां एक बड़ी इमारत की छत देखते ही देखते हवा में उड़ गई। कई मकान बर्बाद हो गए, कुछ इलाके तो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तूफान के बाद समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस तूफान ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। पहले ही मुसीबत की मार झेल रहे लोगों को बचाने के लिए सेना उतारनी पड़ गई। बेघर लोगों को सेना के ट्रकों में लाद कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। इससे कुछ दिन पहले ही वहां एटा तूफान ने भी भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। गहने बनाने वाली इजराइल की एक कंपनी ने कोरोना काल में हीरों से जड़ा एक ऐसा मास्क बनाया है जिसकी कीमत $15 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 11 करोड़ 17 लाख है। दावा है कि यह दुनिया का सबसे महंगा मास्क है, जो 250 ग्राम 18 कैरेट सोने से बना है। 3 महीने से भी ज्यादा वक्त में बनकर तैयार हुए इस मास्क पर 3600 से भी ज्यादा सफेद और काले हीरे जड़े हुए हैं। ये फेस मास्क एक बेशकीमती गहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बस लोगों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। दावा है कि ये कोरोना वायरस से भी बचाएगा।
इसके लिए इसके अंदर N99 मास्क डालने के लिए खास जगह भी दी गई है। ये मास्क अमेरिका में रहने वाले एक कारोबारी के खास ऑर्डर पर बना है, जो कि गहने बनाने वाली कंपनी का पुराना खरीदार है। बताया गया कि कारोबारी ने मास्क बनाने का ऑर्डर भी इसलिए दिया ताकि कोरोना काल में कंपनी की दुकान चलती रहे।